जय हिंद दोस्तों, रक्षा करने का चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसे कि आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, जवानों और पूर्व सैनिकों के नियमों में बदलाव, नए नियम जारी, एडवाइजरी देखिए। दोस्तों, कुछ वेलफेयर से जुड़ी स्कीम थी जो रिवाइज करी गई है पेंशनर्स के लिए और सर्विंग पर्सनल के लिए, चाहे वो आर्मी के पेंशनर्स हो, चाहे वो एयरफोर्स के पेंशनर्स हो। कुछ स्कीम थी जो रिवाइज करी गई है, कुछ एडवाइजरी है जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों, कुछ और जानकारियां मैं आपको दूंगा एफएमए से जुड़ी, फिटमेंट फैक्टर से जुड़ी, और कुछ एएफटी के ऑर्डर भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, बस यही जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि सभी ऑनरी नायब सूबेदार को रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी एएफटी दिल्ली का ऑर्डर दिखाकर। क्या सच में मिलेगा? दोस्तों, बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका रैंक है ऑनरी नायब सूबेदार, जो 2006 से पहले आए हैं। सोशल मीडिया पे एक खबर वायरल हो रही है कि जो अभी दिल्ली एएफटी का ऑर्डर आया था, उसे दिखाकर आप रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन ले सकते हैं। और दोस्तों, ऑर्डर कौन सा था मैं आपको दिखा रहा हूं। ये ऑर्डर था दिल्ली एएफटी का। इसमें 61 ऑनरी नायब सूबेदार को न्याय देने की बात लिखी थी। लेकिन दोस्तों, इस ऑर्डर को दिखाकर आप रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन नहीं ले सकते। हालांकि दोस्तों, ये जो ऑर्डर है ये आगे चलकर चैलेंज होगा सुप्रीम कोर्ट में। अगर आपको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन चाहिए तो आपको कोर्ट केस करना पड़ेगा। और दोस्तों, अगर कोर्ट सही में लैंग्वेज लिखता है कि ऑनरी नायब सूबेदार को या आपको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन दी जाए, तब दोस्तों भारत सरकार दे सकती है। वैसे अगर आप इस ऑर्डर के बेस पर लेना चाहें रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन, तब आपको नहीं मिलेगी। सोशल मीडिया पे तो पता नहीं क्या क्या खबरें आती रहती हैं। लेकिन दोस्तों, इस ऑर्डर को दिखाकर आप रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन नहीं ले सकते। हालांकि जिन पेंशनर्स ने कोर्ट केस किया था, जिनके फेवर में ये ऑर्डर आया है, ये पेंशनर्स भी, ये फैमिली पेंशनर्स भी रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन नहीं ले सकते। हालांकि इस ऑर्डर में 631 का सर्कुलर जो है उसका एरियर देने की बात लिखी है, लेकिन रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन देने की बात नहीं लिखी है। तो इसके लिए आपको अलग से कोर्ट केस करना पड़ेगा। अगर आप कोर्ट केस करते हैं, जीतते हैं, तब आप रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन ले पाएंगे। दोस्तों, इसके लिए आप सेपरेट कोर्ट केस करिए। इसके बेस पर आपको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन नहीं मिलेगी। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। पूर्व सैनिकों को एफएमए का पैसा 1,000 रुपए एक ही बार मिलेगा, या तो आर्मी की पेंशन पे या फिर सिविल की पेंशन पे। दोस्तों, बहुत से पेंशनर्स हैं जो आर्मी से रिटायर होते हैं, उसके बाद वो कहीं सिविल में जॉब करने लगते हैं। अब कई पेंशनर्स कहते हैं कि सर, हम सिविल में जॉब कर रहे हैं, तो जब हम वहां से रिटायर हो जाएंगे तो क्या हम वहां से 1,000 रुपये ले पाएंगे पेंशन पे, एफएमए का? दोस्तों, आप एक ही बार 1,000 रुपये ले सकते हैं, फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा, चाहे तो आप सिविल से ले या फिर आप फौज से ले। अगर आप दोनों जगह से एफएमए का पैसा ले रहे हैं तो दोस्तों ये गलत है। एक जगह से आप अपना एफएमए का पैसा बंद कराएं। अगर आप फौज से 1,000 रुपये ले रहे हैं और कहीं दूसरी जगह जॉब करते हैं, वहां से आप रिटायर हो जाते हैं, अगर वहां से भी 1,000 रुपये लेते हैं, तो ये गलत है। ये भारत सरकार के अगेंस्ट है। तो इसलिए आप दोनों जॉब में से केवल एक पर ही आप 1,000 रुपये ले सकते हैं, फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा। चाहे तो आप फौज की पेंशन से लीजिए या फिर आप सिविल की पेंशन से लीजिए। दो दो बार आप 1,000 रुपये नहीं ले सकते। ऐसी दोस्तों बहुत से पेंशनर्स हैं जो कई बार कहते हैं कि सर, हम ईसीएचएस की भी फैसिलिटी लेना चाहते हैं और दूसरी तरफ सिविल में सीजीएचएस की भी फैसिलिटी लेना चाहते हैं। नहीं दोस्तों, आप एक ही फैसिलिटी ले सकते हैं, या तो सीजीएचएस की या फिर ईसीएचएस की। या तो आप फौज की मेडिकल फैसिलिटी लें या फिर आप सिविल की मेडिकल फैसिलिटी लें। दो फैसिलिटी या फिर दो मेडिकल अलाउंस आप नहीं ले सकते, कोई एक चीज आप ले सकते हैं। फिर दोस्तों, अगली जानकारी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सर्विंग जवानों और रिटायर्ड पूर्व सैनिकों के लिए पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर के नियमों में बदलाव किया। दोस्तों, एसबीआई ने एक एडवाइजरी जारी करी है, कुछ रूल्स रिवाइज करे हैं। किसके? पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर के। तो दोस्तों, कुछ रूल्स मैं आपको समझाऊंगा। पहले मैं आपको एडवाइजरी दिखा देता हूं, रूल दिखा देता हूं कि किस लेटर के आधार पे रूल रिवाइज करा गया है। दोस्तों, ये लेटर है एसबीआई का 27 फरवरी 2025 का।
सैलरी पैकेज अकाउंट MOU विद इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और CRPF के जो जवान हैं और पेंशनर्स हैं, उनके दोस्तों कुछ रूल चेंज हुए हैं एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर के। मैं आपको समझाता हूं दोस्तों, सही से समझिएगा। सर्विंग जवान जो जॉब कर रहे हैं उनके क्या रूल चेंज हुए हैं SBI में। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट कवर और परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट कवर। आर्मी में दोस्तों ये पहले था 50 लाख, पहले 50 लाख का आपको पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर दिया जाता। अब इसे बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया है 14 जनवरी 2025 से। ऐसी एयरफोर्स में पहले था ये 50 लाख, अब इसे बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया है 4 फरवरी 2025 से। अब दोस्तों एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर, यानी जो ये पहला पॉइंट था, इसमें 3 चीजें कवर हुई हैं। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट कवर और परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट कवर। अब दोस्तों मैं बात कर रहा हूं यहां पे एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर सर्विंग जवान के लिए। आर्मी में पहले था ये 1 करोड़, अब कर दिया ये 1.5 करोड़, यानी 14 जनवरी 2025 से लागू है। एयरफोर्स में था पहले ये 1 करोड़, अब कर दिया 1.5 करोड़ 4 फरवरी 2025 से। अब दोस्तों मैं बात करूंगा पेंशनर की, जो पूर्व सैनिक हैं। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर के बारे में, आर्मी में पहले था 30 लाख, अब हो गए ये 50 लाख 14 जनवरी 2025 से। एयरफोर्स में था पहले ये 30 लाख, तो अब हो गए ये 50 लाख 4 फरवरी 2025 से। यानी दोस्तों ये इफेक्टिव डेट है जब से ये लागू होगा। अब दोस्तों कुछ फैमिली पेंशनर्स के लिए भी कुछ अच्छे रूल है, फैमिली पेंशनर के लिए भी। अब दोस्तों आगे क्या लिखा है, आर्मी एयरफोर्स की फैमिली पेंशनर के लिए शौर्य फैमिली पेंशन अकाउंट 0 बैलेंस से खुलवाए। जी हाँ दोस्तों, SBI ने एक स्कीम चलाई है, बल्कि एक अकाउंट खोलने की सलाह दी है फैमिली पेंशनर्स को, आर्मी एयरफोर्स की फैमिली पेंशनर्स को। यानी अकाउंट का नाम है शौर्य फैमिली पेंशन अकाउंट। इसे 0 बैलेंस से आप खुलवा सकते हैं फैमिली पेंशनर के लिए। अब इसमें सुविधाएं कौन कौन सी मिलेगी, पेंशन लोन लेने की सुविधा, पेंशन लोन आपको मिल पाएगा, फैमिली पेंशनर की बात कर रहा हूं, जिसमें 100% माफ होगा लोन। ड्राफ्ट इशू चार्जेस फ्री, जो ड्राफ्ट इशू किए जाते हैं उसके चार्जेस आपको फ्री मिलेंगे। RTGS NEFT चार्जेस फ्री, कोई चार्ज आपको देने की जरूरत नहीं है अगर RTGS या फिर NEFT आप करवाते हैं। फिर ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, गोल्ड डेबिट कार्ड, नो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, कोई वार्षिक मेंटेनेंस चार्ज देने की जरूरत नहीं है ATM कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के लिए। अनलिमिटेड फ्री नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन अक्रॉस SBI इन इंडिया, इंडिया के अंदर SBI टू SBI आप फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उसमें कोई चार्ज नहीं देना। 10 ट्रांजैक्शन फ्री पर मंथ इन अदर बैंक ATM, अगर आप किसी दूसरे बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, तो दोस्तों 10 ट्रांजैक्शन पे फ्री है ये सुविधा। तो दोस्तों ये सुविधाएं मिलती हैं फैमिली पेंशनर को अगर फैमिली पेंशनर SBI बैंक में शौर्य फैमिली पेंशन अकाउंट खुलवाते हैं 0 बैलेंस पे। 0 बैलेंस पे आपका ये खाता खुल जाएगा। अब आगे का लिखा है, सर्विंग सोल्जर एंड पेंशनर्स के लिए स्कीम है गोल्ड की, JCOs और उससे नीचे की रैंक के लिए। दोस्तों जैसा आप बताएं SBI अलग अलग रैंक के हिसाब से कुछ स्कीम चलाता है। अब जो JCOs हैं या फिर उससे नीचे के रैंक है, उनको दोस्तों स्कीम मिलती है गोल्ड की, गोल्ड स्कीम मिलती है। डायमंड है मेजर के लिए, कैप्टन के लिए और लेफ्टिनेंट के लिए, और प्लेटिनम है जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए। यानी जो अधिकारी है उनके लिए दोस्तों स्कीम है प्लेटिनम की या फिर डायमंड की। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात है जो समझना बहुत जरूरी है, पेंशनर से अपील है कि अपने सैलरी अकाउंट को DSP पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट कराएं बैंक जाकर, ताकि SBI की सभी सुविधाएं ले पाएं। जी हाँ दोस्तों, कई बार देखने में ही आता है कि पेंशनर की मृत्यु हो जाती है किसी एक्सीडेंट में, लेकिन जो क्लेम है एक्सीडेंट कवर वो कई बार वाइफ को नहीं मिल पाता। और क्यों नहीं मिल पाता, उसका कारण है कि जो सैलरी अकाउंट होता है सैनिक का वो कन्वर्ट नहीं होता DSP पेंशन अकाउंट में। तो बैंक जाकर जो आपका सैलरी अकाउंट है उसे आप DSP पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट कराएं, ताकि आपके मरने के बाद जो क्लेम है एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर है वो मिल पाए वाइफ को, स्पाउस को। अब दोस्तों अगला पॉइंट है, कौन सा फिटमेंट फैक्टर होगा 8 CPC का, 1.92, 2.00, 2.08, 2.86। एक छोटी सी मैं आपको टेबल दिखा रहा हूं दोस्तों। एक खबर आई है, वो भी दोस्तों मीडिया पे ये खबर आई है
जिसमें दोस्तों कुछ फिटमेंट फैक्टर का जिक्र करा है कि अगर आपको सबसे ज्यादा फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है तो वही आपके लिए सही होगा 8 सीपीसी का। अब दोस्तों कुछ चीजें मैं आपको समझाऊंगा एक छोटी सी टेबल में, सही से समझिएगा। कौन सा फिटमेंट फैक्टर आपको मिलेगा 8 सीपीसी का। हम डिमांड कर रहे हैं 2.86, तमाम संगठन डिमांड कर रहे हैं 2.86 की। 1.92 अगर आपको मिले, अगर 7 सीपीसी की बेसिक 18,000 है तो दोस्तों आपकी मिनिमम बेसिक सैलरी होगी 34,560 और इसकी आधी आपको सैलरी मिलेगी 8 सीपीसी में कितनी, 17,280। अगर मैं बात करूं 2.00 फिटमेंट फैक्टर की तो 18,000 का कितना होगा, 36,000 एक मिनिमम सैलरी। अगर इसकी आधे की बात करें तो 18,000 आपको देखने को मिलेगी। अगर 2.08 फिटमेंट फैक्टर की बात करें और हम मल्टीप्लाई करें 18,000 से तो एक मिनिमम सैलरी हो जाएगी 37,440 और इसकी आधी 18,720। 2.86 अगर मिलता है 18,000 पे तो दोस्तों एक बेसिक सैलरी हो जाएगी 51,480 और इसकी आधी 25,740। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर दिया जाए भारत सरकार के द्वारा। ये अब तक का सबसे हाईएस्ट फिटमेंट फैक्टर होगा। इससे पहले कभी इतना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर नहीं मिला। अगर आप पुराने पे कमीशन की बात करें तो दोस्तों ये अपील करी जा रही है भारत सरकार से कि आप एक ही बार दीजिए लेकिन अच्छा खासा फिटमेंट फैक्टर दीजिए ताकि एक बेसिक सैलरी 51,480 के पास पहुंच जाए और उसकी आधी आपकी पेंशन बने 25,740, यानी इतनी की डिमांड की जा रही है। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो दोस्तों ये सबसे हाईएस्ट फिटमेंट फैक्टर होगा 8 सीपीसी का। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है इफ द हाईएस्ट फिटमेंट फैक्टर ऑफ 2.86 इज इंप्लीमेंटेड एम्प्लॉई में सी वन ऑफ द बिगेस्ट पे हाइक इन रीसेंट हिस्ट्री। पूरी हिस्ट्री में अगर आप पे कमीशन की उठा के देखो तो अगर 2.86 दिया जाता है तो सबसे हाईएस्ट फिटमेंट फैक्टर होगा और पे और पेंशन भी फिर इसी हिसाब से आपकी बढ़ेगी। तो दोस्तों यही बताया जा रहा है भारत सरकार को कि 2.86 दिया जाए फिटमेंट फैक्टर। डिमांड यही करी जा रही है तमाम संगठनों से, लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से वो 2.00 से नीचे आ रहा है। अब देखते हैं कि भारत सरकार क्या देती है फिटमेंट फैक्टर। तो दोस्तों बस यही जानकारी थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।